नमस्कार। आइए सुनते हैं मृदुला सिन्हा जी की लिखी कहानी टिफिन बॉक्स। शहर के रामनिवास नामक उस मशहूर मकान में घर बड़ा होता गया था। वंश वृक्ष के आकार के साथ लक्ष्मी की कदकाठी भी बढ़ती गई थी। रामनिवास जी के 4 पुत्रों में प्रथम 2 के 2-2 और अंतिम 2 के 1-1 पुत्र हुए थे। चारों की 1-1 बेटियां। चौथे बेटे अंशु की बेटी बड़े बेटे श्याम की बेटी की शादी के दिन ही पैदा हुई। बड़ा कुनबा था। परिवार की बढ़ोतरी के साथ कमरों की संख्या भी बढ़ानी पड़ी, पर रसोई घर एक ही रहा। 8 कमरों वाले 2 मंजिले चौफेर मकान के बीच में बड़ा आंगन था। रसोई घर की लंबाई चौड़ाई ऐसी कि 8-10 जन एक साथ पीढ़ों पर बैठकर भोजन जेम सके। 3-4 महिलाएं उन्हें भोजन परोस सके। रोटियां सेकने वाले भी 2 और पानी देने वाले 1 या 2 जन उसमें समा जाएं। अमूमन एक समय में 16-17 लोग उस संस्कार युक्त रसोई घर में जम जाते थे। आवाजाही भी होती रहती। माँ जी ने भोजन बनाने और परोसने की बहुओं की पारी तो नहीं लगाई थी, पर बहुएं चौके में झांक कर देख जाती। यदि पहले से ही वहां 2-3 बहुएं जमी हों तो झांकने वाली बाहरी कामों में अपने को उलझा लेती। रसोई घर के बाहर भी काम कम नहीं थे। 20-30 जनों के कपड़े इकट्ठे करवाने, धुलवाने सुखाने से लेकर तह करने, लोहा के लिए भेजने और सायंकाल उन्हें छाट छाट कर कपड़े वालों के कमरों में पहुंचाना। इस काम में दूसरी नंबर वाली बहुरानी प्रवीण हो गई थी। पुरुष सदस्यों के बनियान भी कभी आपस में नहीं बदलने देती। दरअसल उसने अपनी सुविधा के लिए सफेद कपड़ों पर लाल, हरे, पीले धागे से टाके लगा दिए थे। महिला सदस्यों के कपड़ों में पेटीकोट पर वैसे टाके थे। ब्लाउज एक डिजाइन के कपड़े के नहीं सिलते थे। वैसे भी खाते पीते घर की महिलाओं जैसी कदकाठी रखने वाली बहुओं के शरीर में भी ऊंचा नीचा तो था ही। कपड़े धुलने देने से पहले सभी मर्दानी जेबों की जांच कर लेती रानी। रानी का कहना था कि प्रतिदिन उन जेबों से उतने रुपए निकल ही आते हैं जितने 60-65 कपड़ों पर लोहा करने वाले की मजूरी होती। इतनी भर रकम जेब वालों को लौटाई नहीं जाती, पर कभी कभी बड़ी रकम भी निकल आती। फिर तो जिसकी जेब उसके रुपए, स्वयं रानी लौटा कर आती। दरअसल वह घर एक कंपनी थी जहां भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मैनेजमेंट विशेषज्ञों की जरूरत थी। संतोष जी परिवार की सबसे बड़ी बहू सीईओ थी। उन्होंने बच्चों के स्कूल और मर्दों की गद्दियों पर भेजने के लिए टिफिन भरने में विशेषज्ञता भी हासिल कर ली थी। उनके पति कपड़े की दुकान की गद्दी पर पूरे दिन बैठते थे। रसोई घर की गद्दी पर संतोष जी सुबह 6 बजे से ही बैठ जाती। 15 बच्चों और 5 मर्दों के टिफिन भरने में समय तो लगता ही था। वह भी बच्चों की रुचि के अनुसार। टिफिन में खाद्य पदार्थ भरने हो तो संतोष जी को घर के सभी बच्चों और सयानों की रुचियों की पकड़ थी और वे उस रुचि भिन्नता का सम्मान भी करती थीं। 8 बजे वे रसोई घर से बाहर आती। नहाना धोना, मंदिर जाना सब 1.5 घंटे में निपटा लेती। नाश्ता करके 11 बजे फिर बैठ जाती रसोई घर में। रसोइये भोजन बना चुके होते। घर के मर्दों के दोपहर के भोजन के लिए टिफिन इतना मनोयोग से भरती मानो मंदिर में अपने सीताराम राधा कृष्ण के श्रृंगार के लिए छोटे छोटे कपड़े सिलकर सल में सितारे टाक रही हों, या सुंदर सुंदर छोटे छोटे रंग बिरंगे फूलों से मूर्तियों के गले के आकार के अनुसार मालाएं गूंथ रही हों। साधना ही थी। तभी तो एक दिन भी संतोष जी बीमार पड़ जाएं, मायके या तीर्थ चली जाएं। दोपहर और सायंकाल स्कूल और गद्दियों पर से टिफिन का आधा खाद्य पदार्थ लौट कर घर आ जाता। टिफिन तो भरे जाते थे, पर खाने वालों की रुचियों का ख्याल नहीं होता था। संतोष जी द्वारा टिफिन भरने का सिलसिला 25 वर्षों तक चला। उन्होंने अपनी बहू को भी उस विधा में प्रशिक्षित कर लिया था, पर धीरे धीरे टिफिन की संख्या कम होती गई। बड़े बच्चे घर से टिफिन लेकर जाना नहीं पसंद करने लगे। कुछ दिनों तक संतोष जी टिफिन लेकर उनका पीछा करती रहीं, पर बाद में उन्होंने भी छोड़ दिया। जाओ, जिसका जो मन में आए खाओ। अब तो मैं भी थक ही गई। मैं अक्सर उनके घर जाती। बाद में मैं दिल्ली आ गई। लखनऊ जाना होता रहता। 5 वर्ष पूर्व मैं लखनऊ गई थी। मेरे वहां जाने का एक मकसद संतोष जी से मिलना भी होता था। बड़े मकान में सज रही एक बड़े हृदय वाली महिला का भव्य व्यक्तित्व मुझे बड़ा आकर्षित करता था। चारों भाइयों के सभी बच्चों में उन्हें कोई अंतर नहीं दिखता था।
सभी बच्चे कुछ विशेष पदार्थ खाने और टिफिन में अपने मनोनुकूल पदार्थ डालने के लिए संतोष जी के कान में आकर कह जाते। बच्चों के नखरे वे उठाती थीं। वे बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ भी हो गई थी। उनके साथ बैठना सरल लगता था, इसलिए भी कि हम 2 ही भाई बहन थे, माँ बाबूजी बस 4। कितना बड़ा अंतराल था दोनों परिवारों में। मात्र सदस्य संख्या के अंतर के कारण बहुत से अंतर दिखते थे। समाजवाद लाने के आग्रही नेताओं को मुझे लगता था कि आयातित बड़ी बड़ी पोथियां पढ़कर नहीं, संतोष जी की पाठशाला में जाकर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करना हितकर होता। लखनऊ प्रवास पर संतोष जी के पास गई तो घर बड़ा सूना सूना लगा। दरवाजे से लेकर आंगन तक सन्नाटा पसर गया था। मैंने पूछा, संतोष जी सब कहाँ गए? संतोष जी की आंखें नम हुई, चेहरे पर दर्शन पसरा। बोली, मेरे पिताजी एक कहानी कहते थे। एक चिड़िया उड़ी फुर, दूसरी चिड़िया उड़ी फुर, वे एक एक कर चिड़िया उड़ाते जाते। हम बच्चे ऊब कर कहते, अब चिड़िया मत उड़ाइए, कहानी तो कहिए, आगे क्या हुआ? पिताजी कहते, ढेर सारी चिड़िया हैं, एक एक कर सभी चिड़िया उड़ा तो लूं, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। संतोष जी इतना कहकर मेरी ओर देखने लगी। उन्होंने कहा, आजकल मैं एक मंदिर में जाती हूँ, वहाँ अनाथालय भी है, वहाँ कई प्रकार के काम हैं। टिफिन भरने के खंड में ही मेरी देखभाल की जिम्मेदारी है। 2 घंटे में लौट आती हूँ। मेरे साथ इन दिनों पोता बहू और उनके 2 बच्चे हैं। थोड़ा बहुत घर का काम भी है। मैंने पूछा, और सब कहाँ गए? आप भी कमाल करती हैं, जमाना बदल गया। नई पीढ़ी के पढ़े लिखे बच्चे अपने बाप दादा के काम को नहीं करना चाहते, इसलिए देश विदेश में नए नए काम में लग गए। मैं भी पिछले माह अमेरिका गई थी। मुझे बड़ा दुख हुआ। वहाँ घर में खाना बहुत कम बनता है, बाहर से ही खाना आता है या बाहर खाते हैं। बच्चों को स्कूल में ही टिफिन मिलता है। सच, मेरा तो वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता, संतोष जी ने कहा। मैंने कहा, अपने देश वाली बात कहाँ है वहाँ? हमारे यहाँ तो अभी भी दादी नानियाँ टिफिन भरने के लिए मौजूद हैं, पर यहाँ भी बहुत बदल गया। होटलों की संख्या भी बढ़ी है और वहाँ की भीड़ भी। घर खाली हो रहे हैं। नए फ्लैटों में सुविधाओं से युक्त किचन है, घर सूने पड़े रहते हैं। उन सुविधाओं पर भी धूल जमती हुई। मैं बहुत देर तक उनके साथ बैठी। संतोष जी के चेहरे पर जीवन का संतोष नहीं उतरा था। बाहरी परिवेश का रीतापन उनके अंदर तक घर कर गया था। मैंने कहा, आप अब भी भाग्यशाली हैं, आपके साथ एक पोता और बहू तो है ना? हाँ, तभी तक मेरे बाबूजी की कहानी आगे नहीं बढ़ती। संतोष जी उठ खड़ी हुई। उनके दोनों पोते और बहू शिक्षिका भी स्कूल से लौट आए थे। उनका किचन अब बहुत छोटा हो गया था। वे उसी में खड़ी हो तीनों टिफिन खोलकर देख रही थीं। बहू ने अंदर से ही कहा, दादी जी, आज मेरे यहाँ एक टीचर का फेयरवेल था, पार्टी थी, इसलिए। वह रुक गईं। पिछले 3 दिनों से दादी सास के हाथों भरे हुए टिफिन लौटाने का वह ऐसा ही कोई न कोई बहाना ढूंढ रही थी। यह बात तो संतोष जी ने मुझे दूसरे दिन बताई, और यह भी कि अब वे टिफिन नहीं भरेंगी। वे स्वयं थक गईं। जमाने के साथ जीभें भी बदल गईं। मुझे संतोष जी का निर्णय सुखद लगा था। देखते देखते 3 वर्ष बीत गए। 1 महीना पूर्व पुनः लखनऊ जाना हुआ। उस बड़े मकान के दरवाजे पर बड़ा ताला लटके देख मैं आशंकाओं से घिर गई। क्या हुआ संतोष जी का? पका आम तो थी ही, टपक गई होंगी और क्या पता ऊपर वाले के यहाँ भी टिफिन भरने का काम मिला हो। वहाँ खड़ी खड़ी उस मकान के किशोरावस्था, उमंग से भरी जवानी और प्रौढ़ावस्था की स्मृतियों में खोसी गई। 5 वर्ष पूर्व मैंने उस मकान की वानप्रस्थी अवस्था भी देखी थी। मेरे सामने जो दृश्य था उसे उसकी संन्यास अवस्था ही कही जा सकती थी। वितरागी हो गया था मकान, राग द्वेष से ऊपर, खुशी और गम से परे। किसी ने आकर आवाज दी, किसे खोज रही हैं माता जी? इस बड़े घर में अब एक बड़ी माता जी बच गईं। बस मुख्य द्वार से प्रवेश कर सूना पड़ा बड़ा आंगन पार करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इसलिए पीछे वाले कमरे में पीछे से ही दरवाजा लगवा लिया है। बस एक कोठरी, न कोई रसोई घर न पूजा घर।
आने जाने वाला भी कहाँ कोई है, बस मैं अकेला। अभी उन्हीं को टिफिन बॉक्स देकर लौटा हूँ। मेरे मन में आशंकाएं तैरने लगी। क्या संतोष जी ने फिर किसी संस्था के लिए टिफिन भरना शुरू कर दिया? सच, आदत मरती नहीं है। मैं पीछे की ओर चलने लगी। मकान की चौहद्दी बड़ी थी। काफी समय चलने के बाद एक दरवाजा खुला दिखा। झांक कर देखा, अंदर संतोष जी बैठी थी। उनके सामने एक टिफिन बॉक्स रखा था। वे मुझे देखकर बहुत खुश हो गईं। ऐसा लगा मानो चेहरे पर उतरा वह भाव बहुत दिनों बाद लौटा हो। कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे हम। वे बोली, मैं आपको चाय भी नहीं पिला सकती, कोई है नहीं घर में। पोता और बहू दिल्ली चले गए, जाते हुए बहू ने मेरे लिए भी टिफिन लगवा दिया। मैं समझी नहीं। मैंने कहा, समझी कैसे नहीं, कईयों की तरह मेरे घर में भी अब खाना नहीं बनता है। इस शहर में भी अब टिफिन सिस्टम चल गया है। मेरे लिए दोपहर शाम टिफिन आ जाता है। उनके शब्दों के साथ मजबूरी रिस रही थी। व्यथित तो वे थी ही, लाचार भी। मैंने पूछा, टिफिन का खाना पसंद नहीं आने पर आप भी लौटा देती होंगी? संतोष जी अतीत में खो गईं। बहुत देर तक हमारे बीच शांति पसरी रही। उनके अंदर से रिसने लगा। कोई रोता तभी है जब कोई चुप कराने वाला हो। टिफिन भी तो तभी लौटाया जाए जब कोई रुचि की चिंता करने वाला हो। बहुत देर मैं उनके अनुभवजन्य मनोविज्ञान भाव प्रवाह में डूबती उतराती रही। मैंने पूछा, आपको अपनी पसंद का कुछ खाना हो तो? अकेले का कोई मन नहीं होता, पसंद और स्वाद भी नहीं। मैं सबके स्वाद के अनुसार टिफिन भरती थी, वही मेरी रुचि बन गई थी। स्वाद भी, मुझे अपने स्वाद का आनंद आता था, रुचि अनुरूप कार्य का भी। एक एक कर सब उड़ गए। अब मेरा क्या स्वाद होगा? पिताजी होते तो मेरे पोते के जाने के बाद कहते, अंतिम चिड़िया उड़ी फुर, किस्सा खत्म, खाना हजम। मैं उनके द्वारा जीवन के मंथन से निकले ठंडे नवनीत के स्पर्श से भीगी ठगी सी रह गई थी। इधर सांझ घिराई थी। संतोष जी के सामने रखे टिफिन को उनके हाथों खोले जाने का इंतजार था। मैं उठ गई। उनसे ऐसे विदा ले रही थी मानो अंतिम बार मिल रही हूं। अभी आप सुन रहे थे मृदुला सिन्हा जी की लिखी कहानी टिफिन बॉक्स। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और आपके कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।